यार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है जशवंत और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट यूपीएससी हिंदी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 1 में हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, जो एक सब्जेक्ट है जीएस पेपर 1 का। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज से पहले आपने ज्योग्राफी के बारे में कभी नहीं पढ़ा। आज आप मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल जो है जीरो होकर के बैठें और जो भी मैं आपको लिखवाऊँ वो आप लिखते चलें। पेन और कॉपी अपने साथ में रखें, ठीक है। तो पहले हम भूगोल के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं। भूगोल भूगोल के फादर कहे जाते हैं एरेटोस्थनीज। भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कहे जाते हैं रिटर और फिजिकल ज्योग्राफी के फादर कहे जाते हैं हम्बोल्ट, बॉन हम्बोल्ट या हम्बोल्ट। तो फिजिकल ज्योग्राफी का ओरिजिन हम मानते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से ही फिजिकल ज्योग्राफी का ओरिजिन हुआ। ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन का जब ओरिजिन हुआ तब से ही ह्यूमन ज्योग्राफी का ओरिजिन हुआ। तो फिजिकल ज्योग्राफी को हम तीन भाग में बांटते हैं। एक है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। एक है ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। और जियोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। इसका एक भाग और था एनवायरमेंट। 2011 से पहले हम इससे फिजिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ते थे, लेकिन 2011 के बाद इसे हम एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जो कि जीएस पेपर 3 का पार्ट है। मतलब जीएस पेपर 3 में हम इसको पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम इसे फिजिकल ज्योग्राफी में कवर नहीं करेंगे, इसे हम जीएस पेपर 3 में कवर करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं बस्ती भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल, ठीक है।
तो ये है भूगोल के बारे में बेसिक जानकारी। तो जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो टाइटल डालिएगा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं क्लाइमेट एंड वेदर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हीट बेल्ट, टेम्परेचर इन्वर्जन, अर्थ हीट बजट यानी पृथ्वी का तापीय बजट, एयर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट, विंड्स हम पढ़ते हैं 3 प्रकार की। एक पढ़ते हैं हम प्राथमिक, एक हम पढ़ते हैं द्वितीयक, एक हम पढ़ते हैं तृतीयक। फिर हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन, एयर मास, फ्रंट, साइक्लोन। साइक्लोन हम पढ़ते हैं 2 तरह के, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल को हम हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। और इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण। फिर हम पढ़ेंगे एंटी साइक्लोन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कोपेन महोदय के द्वारा। फिर हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। फिर इसी में हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। इसको हिंदी में भी जेट स्ट्रीम लिखा जाता है। फिर इसी में हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। जल चक्र नहीं, जल चक्र। ठीक है, वाटर साइकिल। तो कुल मिलाकर के हमारे पास इतना सिलेबस है क्लाइमेटोलॉजी का। इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल डालिएगा जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम। तो पहले मैं जलवायु को समझा देता हूं। जल प्लस वायु। जलवायु 2 शब्दों से मिलकर बना है जलवायु। इसका ओरिजिनल नाम क्लाइमेट है, लेकिन इसका नाम हमने जब ट्रांसलेट किया तो हमने इसके प्रॉपर्टी की बेसिस पे हमने इसका नामकरण किया। ठीक है, तो जलवायु वाटर प्लस ईयर, मौसम की एटमॉस्फेयर में जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं उन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है वाटर। और वाटर का वो फॉर्म जो वायु में छोटी छोटी बूंदों के रूप में मिलता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, यानी आर्द्रता। तो जितनी भी मौसमी घटना है उन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है ह्यूमिडिटी यानी जल। देखना, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, पृथ्वी। तो जल का वो फॉर्म जो वायु में बूंदों के रूप में मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या? ह्यूमिडिटी। हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी जहां पर ज्यादा होगी वहां पर मौसमी घटनाएं अलग होंगी, और जहां पर ह्यूमिडिटी कम होगी, जहां की ह्यूमिडिटी कम होगी वहां पर मौसमी घटनाएं अलग होंगी। ठीक है,
अगर आप ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को समझ गए तो आप इंडियन क्लाइमेट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं उन सबके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है जल यानी वाटर। वाटर का वो फॉर्म ह्यूमिडिटी जैसे हम कहते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण ही बादलों का निर्माण होता है। ये हम पढ़ेंगे विस्तार से आगे। ठीक है, तो ये बात हो गई जलवायु की। अब हम बात करते हैं जलवायु के दूसरे पहलुओं की। ये तो हमने शब्द की बात कर ली, अब हम जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं। किसी स्थान या किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसमी औसत वहां की जलवायु कहलाती है। मतलब मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, स्थान है। ठीक है, इस स्थान के में हम 35 वर्षों का औसत लेते हैं। 35 वर्षों का औसत, 35 वर्षों का हम औसत लेंगे। किस चीज का लेंगे औसत? तो हम लेंगे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनका हम औसत लेंगे 35 वर्षों का, और जो भी औसत निकल के आएगा हम कहेंगे कि ये यहाँ की जलवायु है, इस क्षेत्र की जलवायु है ये। और जलवायु आसानी से चेंज नहीं होती, ये स्थिर होती है। मतलब जलवायु नहीं बदलती, ऐसा नहीं है। जलवायु भी बदलती है, लेकिन इसके बदलने की जो स्पीड है वो बहुत धीमी है। जलवायु बहुत धीरे धीरे बदलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने अपने घर में बुजुर्गों से या आपके आस पड़ोस में जो बुजुर्ग होंगे उनसे आपने कई बार सुना होगा कहते हुए कि इस माह में मैंने इतनी बारिश कभी नहीं देखी। तो वो वहाँ के 35 वर्षों का औसत बता रहे हैं वहाँ की जलवायु का। ठीक है, तो जलवायु स्थिर रहती है, लेकिन अगर यह बदलती है तो बहुत ही धीमे गति से बदलेगी। इससे हमें ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा हानिकारक नहीं होगी। लेकिन अगर यह तीव्रता से बदले, रैपिडली बदले, तो यह हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये है जलवायु। तो इसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम मौसम के बारे में भी समझ लेते हैं और फिर दोनों को जल्दी से लिखते चलेंगे। ठीक है, तो ये जो मौसम है, मौसम कभी भी किसी भी क्षण बदल जाता है, बदल सकता है। इससे कोई भी हानिकारक हमारे जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इसमें एक परिवर्तन, मतलब इसमें अगर कुछ परिवर्तन हो भी जाए तो यह एक सामान्य बात है हमारे लिए, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे समझना, मान लेते हैं कि अभी आप ये वीडियो या ये क्लास किसी भी स्थान पर बैठकर आप देख रहे हैं। कोई घर में बैठ के देख रहा होगा, कोई ऑफिस में बैठ के देख रहा होगा, या कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उस जगह का हमने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर डेंसिटी, इनका हमने पता लगाया। जब हमने इनका पता लगाया तो हमें पता चला कि अच्छा ये स्थान का मौसम है, ये यहाँ का मौसम है। और ये मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले हम घंटों के बारे में समझते हैं, मतलब हावर्स में समझते हैं।
मान लेते हैं हमने इन सारी चीज़ों को 9 बजे, सुबह के 9 बजे हमने मेज़र किया, तो जो भी हमारे पास डाटा निकल के आया, हमने कहा कि 9 बजे हमारे यहाँ का मौसम इस तरह का है, और यही मौसम मतलब यही चीज़ें हमने 3 बजे मेज़र किया, दोपहर के 3 बजे। तो हमने कहा, जो भी डाटा हमारे पास आया, तो हमने कहा कि ये 3 बजे का मौसम है। ऐसे ही हम दिनों में बात कर लेंगे। मान लेते हमने ये सोमवार को मेज़र किया, तो हमने कहा ये सोमवार का मौसम है। और यही हमने मान लेते हैं गुरुवार या शुक्रवार को हमने मेज़र किया, तो हमने कहा कि गुरुवार या शुक्रवार का मौसम है। तो यह दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। इसके बदलने से हमारे जीवन पे कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर हमें इन चीज़ों की जानकारी है तो हम कहेंगे कि ये यहाँ का मौसम है, इस क्षेत्र का मौसम है, इस जगह का मौसम है। ठीक है, तो डालिएगा, टाइटल डालिएगा जलवायु और मौसम। ठीक है, जलवायु और मौसम, ये आपको एज इट इज़ लिखना है। जलवायु में यह लिखेंगे आप, और मौसम में यह लिखेंगे। यह स्थित नहीं होता है, यह स्थिर होता है। यह स्थिर होता है, यह धीमे धीमे बदलता है, लेकिन यदि यह तीव्रता से बदलता है तो यह हानिकारक होता है, जिसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। मौसम किसी भी क्षण किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता और वर्षण की जानकारी वहाँ का मौसम कहलाती है। यह प्रत्येक समय बदलता रहता है। इसमें परिवर्तन एक सामान्य बात है। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइटल डालिए वायुमंडल। वायुमंडल, तो वायुमंडल को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर इंग्लिश में। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एटम प्लस स्फेयर। एटम का मतलब होता है परमाणविक, प्लस स्फेयर का मतलब होता है घेरा। ऐसे समझना, ये हमारी पृथ्वी है, और जो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल पाया जाता है, ये और कुछ नहीं है, ये वायु का घेरा है। क्योंकि वायु को हम पहले एटम बोलते थे इंग्लिश में, हिंदी में परमाणविक। तो हम समझते थे कि सिर्फ वायु का ही घेरा है ये, इसलिए हमने इसका नाम रखा एटमॉस्फेयर। लेकिन जब समय बदला, मतलब समय के साथ हमें चीज़ें पता चली कि वायु के अलावा और भी गैसेस मिलती हैं इस हमारे वायुमंडल में, तब भी हमने इसको ऐसा ही रहने दिया, एटमॉस्फेयर को। इसके शब्दों के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की, और आज भी हम इसे इसी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। मैं बोल रहा हूं, आप लिखते चलिएगा। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर
उपस्थित वायु का घेरा एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो ये है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। अब टाइटल डालिएगा एटमॉस्फेयर का संगठन। वायुमंडल का संगठन। पहले आप ये टेबल बनाइएगा, ये वाली। अगर आप ये सब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते तो आप ये 5 तो आपको रटी होनी चाहिए क्रम अनुसार। मतलब सब सर्वाधिक पे कौन है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन सी गैस है, चौथे नंबर पे कौन सी गैस है। तो ऐसे करके आपको ये 5 गैसेस तो रटी होनी चाहिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन। ये 0.040% है। और ये क्रिप्टो नहीं है, ये क्रिप्टोन है। ठीक है, तो ये है। पहले आप लिख लीजिए और फिर हम इसके बारे में एक एक को डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि नाइट्रोजन गैस हमें इतनी मात्रा में प्रकृति ने क्यों दी है ना भाई। नाइट्रोजन हमें प्रकृति ने सर्वाधिक मात्रा में क्यों दी, क्या रीजन है? क्योंकि हमारे लिए नाइट्रोजन भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है ना। तो सर्वाधिक मात्रा में हमें नाइट्रोजन ही क्यों दी, और गैसेस क्यों नहीं दी? तो उसका रीजन है ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन सबसे दहनशील और सबसे क्रियाशील गैस है। सपोज करो कि मैं नाइट्रोजन को इस पूरे वायुमंडल से खींच लूं, तो ऑक्सीजन को हमारी पूरी पृथ्वी को जलाने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये इतनी भयानक गैस है, इतनी क्रियाशील गैस है। अब ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। मतलब एक दूसरे के सामने आए और लड़ना शुरू कर दिया। तो उनकी लड़ाई को रोकने के लिए हमने 10 लोगों को बीच में खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि आप इनको लड़ने ना दें। तो उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए हमने 10 लोगों को खड़ा कर दिया। तो इसीलिए ही यही भूमिका नाइट्रोजन निभा रही है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो सक्रियता है उसको कम करने के लिए नाइट्रोजन हमें इतनी मात्रा में मिली है, या प्रकृति ने दी है। ठीक है, तो लिखिएगा नाइट्रोजन के बारे में। N2 नाइट्रोजन यह एक निष्क्रिय
गैस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करने में मददगार है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, यह है अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल DNA RNA बनाने में उपयोगी है। नाइट्रोजन गैस से प्रोटीन बनाने की काबिलियत सिर्फ बैक्टीरिया में है। मतलब बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन से क्रिया करके, मतलब नाइट्रोजन को ग्रहण करके प्रोटीन बनाता है। समझे? और बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। मैं एक चित्र देख रहा हूं आपको बताने के लिए, एक मिनट रुकना। जैसा मैं चाह रहा था वैसा मिला नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब बैक्टीरिया ग्रहण करेगा तो उससे बनाएगा वह NO3 यानी नाइट्रेटस बनाएगा। और नाइट्रेटस पौधे में मिलेगा और पौधों की जड़ों में, मतलब पौधों में आएगा नाइट्रेटस, पौधों में आएगा और पौधों में प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन जब हम जो पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आपने सुना होगा सोयाबीन, वो भी दलहनी पौधा है। और आपने सुना होगा मूंग की जो दाल होती है उसमें भी प्रोटीन होता है, उसके रूट्स में। तो यह प्रोटीन से, मतलब पौधों में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन मनुष्यों में आता है। तो ये क्रिया होती है। जब हम नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से मैं इसको समझाऊंगा आपको, जैसे हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं।
तो ये है, ये मैंने आपको बेसिकली मतलब बेसिक घटना बता दी कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया उसको ग्रहण करता है, उसमें नाइट्रेटस बनाता है, नाइट्रेटस पौधों में मिलता है, पौधे उसको प्रोटीन में बदलते हैं, मतलब नाइट्रेटस में बदलता है नाइट्रेटस, फिर पौधों में क्रिया करता है, पौधों में फिर प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन हमें मिलता है। ठीक है, तो ये है घटना। ठीक है, तो इसीलिए और जो प्रोटीन है वो हमें क्या बोलते हैं उनको, अमीनो एसिड से भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह है अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन का भी एक सोर्स है। ठीक है, अब लिखिएगा ऑक्सीजन, ये आप लिख लेना, चाहो तो पॉज करके लिख लेना। अब लिखना O2 ऑक्सीजन। पहला पॉइंट यह है अत्यधिक क्रियाशील गैस है। दूसरा, जीवन की उत्पत्ति का उत्पाद है। मतलब जब हमारी पृथ्वी पर सिर्फ CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कह सकते हैं हम पानी H2O मौजूद थे, तब ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। जब यहां पर साइनोबैक्टीरिया जब पृथ्वी पे आया, तब उसने इन घटकों से क्रिया की तो ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। यानी पहले जीवन आया, उसके बाद ऑक्सीजन आई। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति का उत्पाद है ऑक्सीजन। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। यानी पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन आया, जीवन आने के बाद ऑक्सीजन बनी। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें इसमें लिखने थे। आर्गन को हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन तो फिर भी क्रिया कर लेती है, लेकिन आर्गन किसी से क्रिया नहीं करती, तो इसीलिए हम आर्गन के बारे में नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि आर्गन एक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, वो किसी से क्रिया नहीं करती, तो ये इसके बारे में हम नहीं लिख रहे हैं। अगर आप चाहो तो एक पॉइंट लिख देना कि यह एक निष्क्रिय गैस है आर्गन। ठीक है, Ar। अब हम लिख रहे हैं सीधा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड
औद्योगिकीकरण के पूर्व इसकी जो मात्रा थी वो 0.028% थी। मतलब 1800 ईस्वी में यूरोप में औद्योगिकीकरण से पूर्व इसकी ये थी। जब 1800 ईस्वी में यूरोप में औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ तो औद्योगिकीकरण के दौरान इसकी मात्रा बढ़ गई थी, 0.033% हो गई थी। और वर्तमान में इसकी जो मात्रा है ना वो 0.040% है। यदि इसे प्रतिशत को मतलब यदि प्रतिशत को एक दूसरे यूनिट में बदला जाता है तो इसे कई किताबें जो हैं वो इसे ऐसे भी लिखती हैं, देखना 280 ppm। तो 330 ppm 400 ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में क्या 10 लाख। तो जितनी भी गैसेस उपस्थित हैं, जितनी भी गैसेस हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं उसमें प्रति 10 लाख में इसकी जो मात्रा होगी वो इतनी होगी, इतने ppm होगी। प्रति 10 लाख में जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो इतने होंगे। ठीक है, तो ये है इसमें, ये पहला पॉइंट आप लिख लेना। इसमें दूसरा पॉइंट लिखना, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक CO2 है वर्तमान में। ऐसा क्यों? तो जो लाखों करोड़ों साल से हमारी पृथ्वी के अंदर कार्बन दबा हुआ था, जब कार्बन की खोज हुई तो लोगों को बड़ी खुशी हुई, मनुष्य बड़ा खुश हुआ कि हमें ईंधन की प्राप्ति हुई। लेकिन जब इसको जलाया तो CO2 निकला, कार्बन को जलाने से CO2 निकला और CO2 से ही जलवायु में परिवर्तन होने लगा। एक तरफ से ये हमारे लिए हानिकारक है और दूसरी तरफ यह हमारे लिए फायदेमंद भी है। अगर हम वर्तमान में किसी से पूछें कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है तो वो मूर्ख कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो गंदी गैस है, वो खराब गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो हमारे लिए फूड नहीं मिलेगा, मतलब फूड नहीं आएगा। भाई पेड़ पौधों को
भोजन कहाँ से मिलेगा, समझे। तो ये है। तो अब हम बात करते हैं जल वाष्प की। अब लिखना जल वाष्प। जल वाष्प 0 से 4% हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है। अब आप कहोगे कि ये तो यहां पर 100% हो गया, तो फिर यहां पर ये 0 से 4% कैसे आ गया। भाई 0 से 4% में कुछ भी हो सकता है। 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 4% हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। देखना, वायु में जब जल वाष्प की अधिक मात्रा प्राप्त होती है तो हम उसे बोलते हैं आर्द्र वायु। ठीक है। और यही जल वाष्प अगर वायु में कम मात्रा में मिले तो उसको हम बोलते हैं शुष्क वायु। यानी ड्राई ईयर, और इसे हम बोलेंगे वेट ईयर, आर्द्र वायु को। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि आर्द्र वायु ज्यादा भारी होगी या शुष्क वायु ज्यादा भारी होगी। क्योंकि आर्द्र वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है और शुष्क वायु में जल वाष्प की मात्रा कम है। तो कौन सी वायु ज्यादा भारी होगी, ये आप मुझे कमेंट में बताना, और इसका आंसर मैं आपको आने वाली अगली क्लास में दूंगा। ठीक है। तो मान लेते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा। अगर जिन्होंने केमिस्ट्री से प्यार नहीं है और अभी तक उन्होंने केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि आप पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, पहली बार आपको पता चल रहा है। तो नाइट्रोजन का वेट होता है कितना, 28, और ऑक्सीजन का वेट होता है कितना, 32। ठीक है। तो ये जो जल वाष्प है ना, वो किसी को हटा करके आएगा। मान लेते हैं कि यह 2% आया, मतलब 2% किसी भी एक गैस को हटाएगा उस जगह से, और उसकी जगह ये लेगा जल वाष्प। ठीक है। तो जल वाष्प को हम लिखते हैं क्या, H2O, है तो ये पानी ही है ना। तो ऑक्सीजन जो है H2O, ऑक्सीजन का वेट कितना है, O2 का वेट है 32, लेकिन ये सिंगल है तो हम लिखेंगे इसको 16। हाइड्रोजन एक है लेकिन इसका ये 2 का 2, हाइड्रोजन का वेट एक ही होता है, और इसका हाइड्रोजन 2 है तो हमने 2 लिख लिया। तो ये कितने को हटाकर आया, 18 को, 18% नहीं, ये 18 को हटा करके उसकी जगह ली है इसने। ठीक है। तो ये है जल वाष्प सबसे परिवर्तनशील घटक है, सबसे परिवर्तनशील। नाइट्रोजन, देखना, नाइट्रोजन इतनी ही रहेगी, ऑक्सीजन इतनी ही रहेगी, आर्गन इतनी ही रहेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत वर्षों में, मतलब बहुत वर्षों में बदली है, करोड़ों वर्षों में, ये कहें लाखों वर्षों में इतनी बड़ी है। क्योंकि जब कार्बन की खोज नहीं थी तो ये 0 थी, जब कार्बन की खोज हुई तो फिर ये बढ़ने लगी। तो ये है, तो वो ये भी बहुत धीमे बढ़ रही है।
ठीक है, आपने देखा होगा ये, हाँ यह 1800 में के दौरान था और अभी ये वर्तमान है, तो अब देखो 200 साल हो गए, 200 साल में ये इतना बड़ा है। तो बाकी ये सारी गैसेस जो हैं वो नहीं बदली हैं, ठीक है, लेकिन ये परिवर्तन होती रहती है, ये जगह के साथ, स्थान के साथ परिवर्तन इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है जल वाष्प में। जहाँ पर सूर्य की प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होगा, तो सीधा प्राप्त होगा, तो वहाँ पर जल वाष्प मतलब अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। मतलब जहाँ पे जल ज़्यादा होगा वहाँ पर जल वाष्प ज़्यादा प्राप्त होगा, जहाँ पर जल की मात्रा कम होगी वहाँ पर जल वाष्प की मात्रा कम होगी, जहाँ पर जल की मात्रा अधिक वहाँ जल वाष्प अधिक, जहाँ पर जल की मात्रा कम वहाँ पर जल वाष्प कम, ठीक है, साफ भाषा में। अब आप इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, जल वाष्प में पहला पॉइंट, सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील घटक। दूसरा पॉइंट, यह सभी जलवायुवीय और मौसमीय घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार या जिम्मेदार कारक है। इसमें तीसरा पॉइंट वही है जो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि कौन सी वायु, आर्द्र वायु या शुष्क वायु में से कौन सी वायु अधिक भारी होगी। उसमें तीसरा पॉइंट आप ऐसे लिख करके छोड़ देना, मैं आपको कल लिखवाऊंगा, ठीक है, एक लाइन छोड़ देना। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारा वायुमंडल का संगठन पूरा हुआ। ये बातें हमने इसमें जाननी नहीं थी, जो हमने जान ली हैं, ठीक है। तो ये है। अब टाइटल डालिएगा वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन। सॉरी, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल संगठन तो हमने पढ़ लिया है, वायुमंडल की संरचना। तो ये आप डालिए टाइटल। अच्छा, ये टाइटल में हम पहले वायुमंडल को समझ लेते हैं, वायुमंडल की परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी आप वायुमंडल टाइटल डालिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। वायुमंडल, वायुमंडल सॉरी, हम वायुमंडल पढ़ चुके हैं शायद, मैंने आपको समझा दिया है, एक मिनट देख लेते हैं। जी हाँ, वायुमंडल मैंने आपको ये समझा दिया है। तो वायुमंडल की संरचना ही आप डालिए, संरचना ही आप डालिए, वायुमंडल की ही संरचना हम पढ़ेंगे। तो वायुमंडल की संरचना में क्या है, वायुमंडल की संरचना में हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर,
मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये 5 लेयर हैं हमारे वायुमंडल की, और इन्हीं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें आप इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा, घनत्व और तापमान के आधार पर वायुमंडल में निम्न 5 परतें प्राप्त होती हैं। निम्न 5 परतें प्राप्त होती हैं, जिनका नाम है नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 ताप मंडल या आयन मंडल। आयन मंडल इसको बोलेंगे हम, आयन मंडल, क्योंकि आयनों का निर्माण इसी मंडल में होता है, इसी लेयर में होता है आयन का निर्माण। ठीक है। नंबर 5 बाह्यमंडल या आयतन मंडल। शब्द पर ध्यान देना, ये आयन मंडल है, ये आयतन मंडल है, और ये जो बाह्यमंडल है ना, ये लास्ट परत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ठीक है, ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो ये 5 लेयर हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है। वैसे मैं टारगेट लेकर के आया हूं कि हम क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी 10 से 11 क्लास में ख़त्म करेंगे, 10 से 11 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। लेकिन चूंकि आज ये हमारी पहली वीडियो है, यानी पहली क्लास है, तो इसीलिए ही हम छोटी वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को थोड़ा समझ में आए कि हम किस तरह से उन्हें पढ़ाएंगे। और आज हमने आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया है, इतना बेसिक पढ़ाया है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके कोई डाउट बनेंगे या आपको इतने बेसिक से कोई और मास्टर पढ़ा पाएगा। तो बाकी की बातें हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल हम कल की क्लास में कवर करेंगे। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, प्रॉपर रिवीजन करते रहें। जितना भी आज हमने आपको पढ़ाया उसका रिवीजन करें, और जो भी आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसको भी आप अच्छे से रिवीजन करते रहें। ठीक है, बाय।